नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, इस्लामाबाद के सियासी हलके और जो टॉप ब्यूरोक्रेसी के अंदर से जो एक सेंस निकल रही है, उसे देख के हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, लग रहा है कि एक बार फिर पाकिस्तान की सियासत जो है वो एक पलटा खाने लगी है और अगले 72 या 96 घंटों के अंदर भी असम्बलीज टूट सकती हैं। ये कोई अभी मुसद्दक़ा किस्म की बात नहीं है, ये एक फीलिंग है, ये एक सेंस है कि असम्बलीज जो है वो तोड़ी जा सकती हैं और दबाव भी आ रहा है, एक सियासी दबाव भी है अभी तो। लेकिन सबसे बढ़ के ये है कि ख़ुद PMLN के अंदर जो एक सेकंड टियर लीडरशिप है उसका बहुत दबाव था नवाज शरीफ साहब के ऊपर। उनकी अपनी भी एक सेंस थी कि असम्बलीज जो है इलेक्शन से पहले भी असम्बलीज तोड़ी जा सकती हैं। ये बात अभी मुसद्दक़ा नहीं है, इसे एक एनालिसिस समझा जा सकता है, इसे एक सेंस समझा जा सकता है। लेकिन ये सेंस ने गुज़िश्ता चंद घंटों में बहुत तेज़ी से ग्रो किया। इसका एक तो कल शहबाज शरीफ साहब का जब लंदन जाने की खबर आई कि वो अपने की कैबिनेट मेंबर्स को लेके लंदन जा रहे हैं, जिनमें उनके साथ एहसन इकबाल भी हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक भी हैं, खुर्रम दस्तगीर भी हैं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब पहले ही वहाँ पे थे। अब सुबह जब चंद घंटे पहले BBC उर्दू को ख्वाजा आसिफ साहब ने अपना एक बयान दिया, उसमें उन्होंने कह डाला कि नवंबर से पहले इलेक्शंस जो है वो हो सकते हैं। उन्होंने ये भी कह दिया कि आर्मी चीफ जो है उनकी अपॉइंटमेंट आने वाली इलेक्शन के बाद आने वाली जो हुकूमत है वो आर्मी चीफ की, एक नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट कर सकती है। उसके बाद से मामलात ने, स्पेकुलेशंस ने बहुत तेज़ी इख्तियार कर ली और उसके बाद फिर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने एक बड़ी लंबी अनप्लान्ड किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने की, उसका भी टुकड़ा मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन याद रहे कि ऐसे नैरेटिव शेपिंग इंटरव्यूज़ होते नहीं हैं, ये करवाए जाते हैं, ये फरमाइशी इंटरव्यू होते हैं। यहाँ से एक बयानिया जो है उसे फॉरवर्ड PMLN ने शेप किया है, जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया। इसके चंद घंटों के बाद फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने एक बड़ी धांसू किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उनका बेसिक मुद्दा ये था कि इलेक्टोरल रिफॉर्म के बगैर हुकूमत नहीं जा सकती। इलेक्टोरल रिफॉर्म हो जाए, फिर पार्लियामेंट की मर्ज़ी होगी, फिर इलेक्शन हो सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तानी डायस्पोरास जो हैं वो गुमराह हैं, वो मिसलेड हैं, उन्हें हकीकतों का पता नहीं है। क्या कहा आसिफ अली जरदारी साहब ने, ज़रा सुन लें। ख्वाजा साहब की अपनी सोच है, मगर ख्वाजा साहब अपने पार्टी की क़यादत के नीचे लाजम है कि वो पार्टी की बात सुने और चलें। PMLN का मेरे साथ ये डिसीजन है कि जब तक हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स नहीं कर देते, कोई किसी की पोस्टिंग हो ना हो, कोई हो चीफ या ना हो, उससे हमारा कोई सरोकार नहीं है। हमारी पोजीशन ये है कि जैसे आप इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करा लें, आप लॉ में तब्दीलियाँ ले आएँ, आप फ़ौरन पाकिस्तानीज़ का डिसीजन ले लें। उसके बाद अगर आपने इकॉनमी ऐसी है और आप समझते हैं कि इलेक्शन में जाना चाहिए, पार्लियामेंट समझती है, तो वी हैव नो इशू। बोले तो आसिफ अली जरदारी साहब ये कह रहे हैं कि ख्वाजा आसिफ साहब ने जो कुछ कहा वो उनका और उनकी पार्टी के दरमियान है। मेरा तो PMLN के साथ एक एग्रीमेंट है, एक अंडरस्टैंडिंग है कि जब तक इलेक्टोरल रिफॉर्म नहीं हो जाएंगे उतनी देर तक इलेक्शन जो है वो नहीं हो सकते, उसके बाद हो सकते हैं। और आर्मी चीफ हो ना हो, हमें उससे कोई सरोकार नहीं है किसने आर्मी चीफ बनना है, हमारा इससे ताल्लुक नहीं, हमारा ताल्लुक इलेक्टोरल रिफॉर्म से है। लेकिन जो हमें सोर्सेज से पता चल रहा है वो ये है कि आसिफ अली जरदारी साहब बहुत नाखुश हैं इस सूरत हाल से। इस्लामाबाद के अंदर से जो हमें बात निकल रही है वो ये निकल रही है कि आसिफ अली जरदारी साहब ने बड़ा सख्त वार्न किया है नून को और बाकी तमाम ताकतों को, ऐसा नहीं हो सकता, ये एक महीने की हुकूमत कोई मजाक नहीं है इतनी बड़ी एफर्ट करने के बाद। तो यहीं से हम डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। मेरे साथ बहुत ही ज़बरदस्त पैनल है, इसको डिस्कस करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं जनाब फैसल करीम कुंडी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, सेंट्रल सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मेंबर हैं सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के, फॉरेन अफेयर्स कमेटी के मेंबर हैं, फॉर्मर डिप्टी स्पीकर हैं, पाकिस्तान की सियासी हलकों की इंतहाई जानी पहचानी शख्सियत। मैं बड़ा ममनून हूँ कुंडी साहब कि आप स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू सी योर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग डे। फ़ारूक हबीब साहब तहरीक इंसाफ के लीडर हैं, फॉर्मर मिनिस्टर स्टेट फॉर इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग है, मुझे एक वीडियो लिंक के जरिए ज्वाइन कर सकेंगे। अजहर सदीक साहब एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, मुझे एक वीडियो लिंक के जरिए ज्वाइन कर सकेंगे। बात का आगाज़ करते हैं। आपने फैसल करीम साहब दोनों चीज़ें देख भी ली। हमें जो समझ आ रही है, जो हमें सेंस मिली है कि PMLN असूली तौर पे समझती है कि हमें बजट से भी पहले इस हुकूमत को ख़त्म कर देना चाहिए, बिकॉज उनको पंजाब में बड़ा नुकसान हो रहा है। लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब जो है इसकी शदीद मुखालफत कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपने आज दो क्लिप्स कहें या दो इंटरव्यूज़ दिखाएँ जिसमें ख्वाजा आसिफ साहब ने की और आज जरदारी साहब ने बड़ी तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मुख्तलिफ़ चीज़ों को उन्होंने देखा, टच किया। ख्वाजा आसिफ साहब का मैंने इंटरव्यू देखा और उसमें उन्होंने, और मैं प्रेसिडेंट जरदारी साहब की बात को सेकंड करूँगा। देखिए, हमारी भी पार्टी के अंदर मुख्तलिफ़ राय होती हैं और फिर पार्टी लीडरशिप जो डिसाइड करती है उसके बाद ही फैसले होते हैं। हमारी भी मुख्तलिफ़, जैसे आज मैं बैठा हूँ और मुख्तलिफ़ पार्टी के लोग आते हैं
उनका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन टॉक शोज में डेफिनेटली हो सकता है, होता भी है। तो फिर क्या ख्वाजा आसिफ साहब की आप समझते हैं कि जो उन्होंने स्टेटमेंट इतनी पॉइंटेड दी है ये नवाज शरीफ साहब की ब्लेसिंग और अप्रूवल के बगैर दे दी? देखें, इस वक्त तो तर्जुमान जो है वो मरियम और रज़ीब साहब और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी हैं, तो उनको सेकंड कर देना चाहिए था। और ख्वाजा आसिफ साहब ने स्टेटमेंट दी है, उनकी पार्टी अगर पॉलिसी है तो वो बताएं कि उनकी पार्टी, लेकिन हमारी ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पहले दिन से ये मौक़िफ़ है। सुप्रीम कोर्ट में भी जब चेयरमैन बिलावल साहब पेश हुए थे, उन्होंने चीफ जस्टिस के सामने और जज साहबान के सामने ये बात की थी कि हमारा 1 पॉइंट एजेंडा है कि जल्द अज जल्द इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हों, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों, और जिस जमात को भी पाकिस्तान की अवाम मैंडेट देती है उसका हक है कि हुक्मरानी करे। तो ये चीज़ें हैं, और ख्वाजा साहब ने स्टेटमेंट दी। अब ख्वाजा साहब ही बता सकते हैं कि वो उन्होंने स्टेटमेंट क्यों दी है लंदन जाने से पहले और किस वजूहात पे दी है। मैं नहीं समझ। 2 घड़ियाँ उन्होंने पहनी हुई थी, मैं हैरान था कि लंदन में है किधर हैं जहाँ उन्होंने दिया BBC उर्दू को, बिकॉज दोनों हाथों पे, दोनों कलाइयों पे उन्होंने घड़ियाँ पहनी थी। उस पर लोग यही डिस्कस कर रहे थे कि एक पे उन्होंने लंदन का टाइम रखा है, हालांकि 4 घंटे का डिफरेंस तो याद करना इतना मुश्किल नहीं होता। आपने बड़ा क्लोजली उनको वॉच किया, पूरी वो ट्विटर आपको पता है, आपको लोग छोड़ते नहीं, तस्वीर मैं इग्नोर कर दी। लेकिन ये क्या इलेक्टोरल रिफॉर्म आप ऐसी करवाना चाह रहे हैं, जबकि जो हमें खबर मिली है यहाँ से कि इस्लामाबाद से आज बहुत मीटिंग्स होती थी, नून के मिनिस्टर्स जो हैं वो अब ये कह रहे हैं कि हम इस हुकूमत पर से निकलना चाह रहे हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी इज नॉट हैप्पी अबाउट इट। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, और हमारे साथ इसके ऊपर डिस्कशन भी नहीं हुई। हैप्पी या अनहैप्पी की तो बात की बात है। अच्छा, जब डिस्कशन होगी, कल देखें चेयरमैन बिलावल साहब ने मीटिंग कॉल की जिसमें उनके तमाम हमारी पार्टी के वज़रा उसमें मौजूद थे। मैं खुद भी इस मीटिंग में मौजूद था। ये किसकी मीटिंग की बात करें? चेयरमैन बिलावल साहब ने कल, चेयरमैन बिलावल साहब शाम को सेशन के बाद, नेशनल असेंबली सेशन के बाद कोई 7-8 बजे एक मीटिंग कॉल की थी जिसमें उनके तमाम पार्टी के वफाकी वज़रा मौजूद थे और पार्टी के कुछ और भी दोस्त मौजूद थे। मैं उस मीटिंग में मौजूद था। ऐसी कोई इसके ऊपर डिस्कशन नहीं हुई कि PMLN ने हमसे अप्रोच किया। ये कल शाम की बात है? कल शाम की बात में होगा। अच्छा, बिलावल भुट्टो जा रहे हैं वाशिंगटन? अभी कंफर्म नहीं है वो जा रहे हैं नहीं जा रहे, लेकिन अगर वो जाएंगे मे बी 17 को शायद, फिर 16 या 17 जो भी हो, क्योंकि आज 11 तो खत्म हो गई। नहीं, वो मैंने मीडिया में देखा कि मीडिया ने उनका शेड्यूल इशू कर दिया था, हमारी तरफ से नहीं इशू हुआ था। ठीक है, मीडिया की तरफ से जरा बड़ा शरारती है, जरा मुझे इसमें लाने दें और लोगों को भी। फरूख हबीब साहब, आपकी क्या खबर है? हमें तो यही पता चला है कि पीपल्स पार्टी नहीं चाहती कि असेंबलीज तोड़ी जाए, नहीं चाहते कि बजट से पहले हो, वो चाहते हैं कि इलेक्टोरल रिफॉर्म की जाए, जैसे फैसल करीम कोंडी साहब ने कहा, जैसे फॉर्मर प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा। लेकिन जो पल्स हमें मिल रही है कि नून और भी पावर सेंटर्स जो हैं वो ये फैसला कर बैठे हैं, उनका कंसेंसस हो गया है कि असेंबलियां तोड़ी जाएं। देखें, बुनियादी तौर के ऊपर आज मुल्क में हुकूमत नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं है डॉक्टर साहब। आज आप देखें कि पिछले 1 महीने से लग ही नहीं रहा कि मुल्क के अंदर कोई बजाते वज़ीर आज़म मौजूद है और जो मुल्क के अंदर फैसला साजी कर रहा हो। मुल्क की मैशियत जो है वो बर्बाद कर दी गई है, डॉलर संभाला नहीं जा रहा, महंगाई संभाली नहीं जा रही। और आज की तारीख में आप देखें कि आधी से ज़्यादा काबीना समेत वज़ीर आज़म ब्रिटिश एयरवेज के, PIA के नहीं, ब्रिटिश एयरवेज के ज़रिए एक कन्विक्टेड, जो कि पाकिस्तान की अदालतों में कन्विक्ट हुआ हुआ शख्स है नवाज शरीफ, जो कि इश्तिहारी है, जो वहाँ पर इलाज करवाने की गर्ज से गया, वापस नहीं आया, वहाँ जाकर अदालतों ने मफरूर करार दे दिया, उनसे हदायत लेने गए हैं। और जो तस्वीरें वहाँ पे सामने नज़र आ रही हैं, वहाँ ये नज़र आ रहा है कि नवाज शरीफ ने उनकी अच्छी खासी क्लास ली है कि ये सियासी खुदकुशी कर ली है उन्होंने। आसिफ अली जरदारी का बोझ भी उठा लिया, फजलुर रहमान का बोझ भी उठा लिया, सबका बोझ PMLN ने अपने पलड़े में। नवाज शरीफ क्यों उनकी क्लास लेंगे? अब फरूख हबीब साहब एक थोड़ा सा लिहाज कर, एक सेकंड, नहीं आप फरूख हबीब साहब, मुझे बड़ा एतराज है इस बात पे। नवाज, आपका ख्याल है कि ये शहबाज शरीफ साहब ने जो हुकूमत बनाई है ये नवाज शरीफ साहब की अप्रूवल और ब्लेसिंग के बगैर बनाई है? कैसी बात कर रहे हैं आप? ये बड़ी क्लियर आपको रिफ्ट जो है उनके रैंक्स के अंदर नजर नहीं आती। ये ख्वाजा आसिफ ने आज को पहला बयान दिया इंतखाबात का, इससे कबल एक असेंबली के फ्लोर पे तकरीर में वो कह चुके हैं, इससे पहले जावेद लतीफ कह चुके हैं, इससे पहले उनकी पार्टी के और बहुत सारे अरकान कह चुके हैं, जो हमें बहुत सारे, तो जो आप उनसे ऑफ द रिकॉर्ड बात करेंगे तो वो इनका बोझ उठाने को तैयार नहीं है। आसिफ अली जरदारी का जो स्टेक है, उनका तो स्टेक एक सिंध में एक सूबे की हद तक है, पंजाब में उनका कोई स्टेक नहीं है, मरकज में उनका कोई स्टेक नहीं है। वो तो ये चाहेंगे कि ये मामला पर लोग हो, लेकिन जिनको आगे कुछ नजर आ रहा था उनके ना अब आगे कुछ रहा है ना उनके पीछे कुछ रहा है। अब जो है वो कंटेनर पे उनको चढ़ा दिया गया है, पीछे से सीढ़ी भी खींच ली गई है और जरदारी साहब पूरा जोर लगा रहे हैं कि ये उस किनारे के ऊपर खड़े रहें
जहां जो है वो आगे खाई है, पीछे खड्डा है, उसके अलावा अब कोई चीज नजर नहीं आ रही। इस वजह से मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया है कि सियासी खुदकुशी को पीएमएलएन ने खुद अपने गले लगाया है। ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि ये आगे इंतखाबात अब किसी के कहने शहने से नहीं होने। ये इंतखाबात वाहिद रास्ता है पाकिस्तान के अंदर सियासी अदम इस्तेकाम के खात्मे का, माशी अदम इस्तेकाम के खात्मे का। इसको ना कोई हुकूमत मान रहा है, ना पाकिस्तान की अवाम मांग रही है। पाकिस्तान की अवाम तो सड़कों पे इंतखाबात का मुतालबा कर रही है। ये जितना लेट करेंगे उतनी मुश्किलात में इनके इजाफा होगा। ठीक है, ठीक है। आगे खाई है, पीछे खड्डा है। हालांकि खाई और खड्डे में शायद कोई खास फर्क ना हो, लेकिन फरूख हबीब साहब मेरे साथ रहिए। असद सदीक साहब, आपको क्या लगता है कि ये जो शोशा छोड़ा गया है, क्या ये एक फीलर या टेस्ट बैलून है पीएमएलएन की लीडरशिप की तरफ से, या वाकई ही नून के अंदर एक कंसेंसस डेवलप कर रहा है कि हमें सेंट्रल पंजाब के अंदर इमरान खान की जो ये पूरा नैरेटिव बयानिया उन्होंने शेप कर दिया है अमेरिका का? क्योंकि आज भी मैं देख रहा था सवाबी में मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा फिर इसको डिफेंड कर रही थी। पिछले उनका तीसरा जलसा है और हर दफ़ा वो इस चीज़ को डिफेंड करती हैं, वो बहुत इसको डिफेंड करती हैं। पीपल्स पार्टी इसमें इतनी कोई सेंसिटिव नहीं है साजिश के इल्ज़ाम में, लेकिन नून को बहुत बड़ा मसला पड़ गया। तो क्या नून वाकई ही इलेक्शन की तरफ जाना चाह रही है या शोशा छोड़ा? देखिए, बुनियादी तौर पर दो वजूहत हैं। लंदन में मेरे जो राब्ते हुए हैं वो दो चीजों पे बड़ा इशू आ रहा है इस वक्त। एक तो पिछले दिनों शहबाज शरीफ साहब वहाँ गए, लंदन सऊदी अरब गए, वहाँ कुछ मनी लॉन्ड्रिंग के एक बड़ी रकम के हवाले से इशू चले आ रहे थे और वो बड़े सीरियस इशू आ रहे हैं। अगर खुदा ना खास्ता आजकल वो बात लीक हो जाती है तो इनकी गवर्नमेंट के लिए बड़े मसाइल पैदा हो जाएंगे और इट इज वेरी हैंडसम अमाउंट का इशू है। दूसरा जो मामला जो आपने बताया ना, वो बुनियादी तौर पर ये है कि वो कोई पर्सनल इशू है जी, वो इंटरेस्टेड इशू है, रकम का मामला, या वो शरीफ खानदान के रकम का मामला? जी, वो शरीफ खानदान के मामला है। वहाँ के जो प्रेस है जो उन्होंने पकड़ा गया, नाम नहीं मैं ले रहा, मैं नाम अभी नहीं ले रहा, लेकिन मैं बता दूं वो बहुत बड़ी हैंडसम अमाउंट है जिसको बचाने सारे जाना चाहते थे, मरियम भी जाना चाहती थी। लेकिन वो कुछ दिनों के अंदर बड़ी आप देख लेंगे वो चीज सारी सामने आ जाएगी। अब दूसरा इशू है कि 1 महीना हो गया है, 1 महीना में अभी तक ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस से ही निकल नहीं सके। गवर्नर पंजाब वाला मामला आपने देख लिया, हल्फ के कॉन्टेक्स्ट में आपने देख लिया, यानी इनकी गवर्नमेंट तो पंजाब की गवर्नमेंट तो सहारों में खड़ी है। यानी आज अगर डिफेक्शन हो जाए, 25 मेंबर आज चले जाए, तो गवर्नमेंट पंजाब का खड़ी है। गवर्नमेंट पंजाब तो फारग हो गई और गवर्नमेंट पंजाब अगर चली गई इनकी मुस्लिम लीग नून की, तो उसके बाद तो इनके पास ग्राउंड पे ठहरने के लिए जगह कोई नहीं है। और तीसरी जो बात है कि इन्होंने बड़ा कहा था, तीर मारा था, हमारे पास बड़ी इकोनॉमिक टीम है, हमारे पास पता नहीं क्या क्या ले, हम कर्जे ले लेंगे, हम सऊदी अरब को ऑन बोर्ड ले लेंगे, टर्की को ऑन बोर्ड ले लेंगे, IMF हमारी बात, आप अंदाजा लगाएं IMF के लिए भी उन्हीं का बंदा यूज कर रहे हैं जो PTI का बंदा है। भाई आपके पास चीज क्या है? डॉलर बड़ा कहा गया, बड़े नारे मारे गए, डॉलर आ गया नीचे, महंगाई खत्म हो गई, वो ये अब सारा इनके गले पड़ रहा है। लोग अपना जोड़ियां उठा के बददुआएं दे रहे हैं कि भाई हमने अगर इमरान खान के हवाले से आपने ये काम कर दिया लोग तो ठीक कर ले। 1 महीने के अंदर आपने कहा था, यहाँ 2 बातें बड़ी वाज़ेह तौर पर आ चुकी हैं। एक तो बात ये आपने कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, आप ये मामला सारे देख रहे हैं, बजट पास करना है, बड़ा सीरियस इशू है। बजट के पास इनको मेजोरिटी के लिए तो सिर्फ 3 वोट है। अब बजट के कॉन्टेक्स्ट में सवाल के तौर पर PTI के मुनाफा वकील भी वोट नहीं डाल सकते। अगर फर्ज करें वो डिस्क्वालीफाई नहीं हुए, पार्टी डायरेक्शन देती है कि आपने वोट नहीं देना तो वोट कास्ट नहीं कर सकते, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो 3 वोटों के ऊपर कोई भी अगर बात कोई बैठ गया या इनकी सिर्फ हो गई तो बजट पास से आगे निकाले। और वो इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन क्राइसिस जिसे ये मुल्क नहीं कर सकता। मेरे साथ रुके, मुझे ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है। मेरी कोशिश थी कि कुंडी साहब को भी ब्रेक से पहले ले लूं, लेकिन मेरा ख्याल है मुझे ब्रेक लेनी पड़ेगी। ब्रेक के बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग आज प्रोग्राम है, बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं, मजीद बात करते हैं आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की सियासत एक बार फिर तब्दील हो रही है। फैसल करीम कुंडी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहा, मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ रखते हैं। फैसल करीम कुंडी साहब, एक जो नून से हमें पता चलता है PMLN के लोगों से, वो समझते हैं कि एक तो पीपल्स पार्टी के ऊपर ब्रंट और प्रेशर नहीं पड़ रहा उस पूरे सियासी बयानिए का जो इमरान खान ने शेप किया है, और वो सेंट्रल पंजाब में उनके ऊपर असरअंदाज हो रहा है, एक पॉइंट। दूसरा वो ये समझते हैं कि जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उनको मैनेज करना पड़ रहा है, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर उनका है और फाइनेंस मिनिस्टर उनका है, और उनको जो उम्मीद थी
कि IMF से मदद मिल जाएगी, सऊदी अरब से मदद मिल जाएगी, UAE से मिल जाएगी, वो नहीं हुआ। उल्टा IMF ने टैक्सेस बढ़ाना, सब्सिडीज़ ख़त्म करने का कह दिया। वो इस्लामाबाद में मीटिंग भी नहीं कर रहे। तो उनको ये लग रहा है कि आप तो जाना चाहते हैं, साउथ पंजाब से सीटें निकालना चाहते हैं, 10 MNAs की, 20 शायद MPAs की, लेकिन ये सब कुछ नून के एक्सपेंस पे हो रहा है, इसलिए वो इस सूरत हाल से निकलना चाह रहे हैं। देखिए, आपके इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं अपने भाई फारूक ने कुछ सवाल उठाए थे। सदीक एक उन्होंने अजहर सदीक सर नहीं फारूक ने कहा कि फारूक हबीब ने हुकूमत जो है मेंबरान गए और वो PIA पे नहीं गए। हमारा डेलीगेशन भी गया था चेयरमैन बिलावल साहब के सर्वे में, हम भी ब्रिटिश एयरवेज पे गए थे। अच्छा। और वो इसलिए गए थे कि PIA की फ़्लाइट लंदन हीथ्रो जो बंद हुई थी वो हमारे भाई के दौर में बंद हुई थी, क्योंकि वो डायरेक्ट हीथ्रो PIA की फ़्लाइट नहीं जा रही। अभी भी PIA की फ़्लाइट नहीं जा रही, इनके दौर में बंद हुई थी। अभी देखने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उसको खोलें। इस वक्त PIA की डायरेक्ट फ़्लाइट लंदन नहीं जा रही है, हीथ्रो नहीं जा रही, हीथ्रो नहीं जा रही, गालिबन मैनचेस्टर या बर्मिंघम जा रही है, हीथ्रो नहीं जा रही। ठीक। और अपने हुकूमत पे आंसर है मेरे भाई। नहीं, ये तो मैं ख्याल अजहर सदीक साहब हंस रहे। अच्छा, जो भी है, लेकिन जो है वो अपना नहीं जो इन्होंने मैं अर्ज कर रहा हूँ उसका उन्होंने अल्टरनेट रूट निकाला हुआ है। तो ये चीज़ें वो क्या है सर? उन्होंने निकाला हुआ जहाज। और आप बात मुकम्मल करें, आप इतना आहिस्ता बोल रहे हैं। अच्छा, और दूसरा ये है, ये इन्हीं के मिनिस्टर ख्वाजा साहब रफीक ने। सर सुन तो लेना, आपके पास बड़े बड़े जहाज हैं। इशू ये है कि ख्वाजा साहब रफीक जहाजों वाले बहुत हैं। उन्होंने सवाल का जवाब दिया कि पिछले 2 साल में PIA के खसारे में कमी हुई है। कौमी असम्बली में जवाब जमा करवाया उन्होंने, वो भी हमारी हुकूमत में हुई है। नहीं, वो खसारे की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं PIA की रूट्स की बात करूँ कि हीथ्रो आपकी मेहरबानी की वजह से बंद हुआ है। इनकी कैसे मेहरबानी थी? वो जहाज क्रैश कर गया था एक। नहीं, जहाज खत्म हो गए, रूट खत्म हो गया। नहीं, मेरे ख्याल अगर बर्मिंघम जा सकते हैं, मैनचेस्टर जा सकता है। कोविड की ऑब्जेक्शन उठ गई थी उस वक्त मेरे ख्याल की मतलब मेरे जो इन्फॉर्मेशन है, शायद मैं इस पे मेरे पास फुल इन्फॉर्मेशन नहीं है। कोविड की वजह से, जब कोविड का वो था, उसमें खिलाफ वर्जी की थी PIA वालों ने, उसकी वजह से उन्होंने बैन किया था। मेरे उसमें ये मतलब है कि अच्छा, आगे आए ना सियासी सूरत हाल पे, PIA को सूरत हाल पे जो है बिल्कुल। अब ये मेरे भाई कह रहे हैं हुकूमत नहीं है। पहले आपके जो है आजम खान साहब रिमोट कंट्रोल पे पंजाब और KP चला रहे थे, तो हुकूमत थी। आज हुकूमत नहीं है। इनको तो हुकूमत से कोई दिलचस्पी नहीं है, और ये आखिर तक सीटों के साथ चमड़े हुए थे, चिमटे हुए हैं किसी तरीके से हुकूमत में। ये आज भी गवर्नर कहते हैं मुझे नहीं, मैं घर में था और बाहर हल्फबादारी हो रही थी। तुम किस चीज़ के गवर्नर हो फिर? मतलब अपनी बेइज्जती खुद बेइज्जत हो गया, आपने जाना है भाई, आपकी हुकूमत ख़त्म हो गई है। होती हैं हुकूमतें, हमारी भी कई दफ़ा ख़त्म हुई हैं, हमारी भी कई दफ़ा हुकूमतें आई हैं, तो ख़त्म हो गई। आप जाएँ साइड पर हो जाए, आपकी हुकूमत आ जाए, बिल्कुल आप आएँ, गवर्नर हाउस भी हैं, CM हाउस भी हैं, जिधर भी जाएँ आपकी है, लेकिन ख़त्म हो गया, क्यों अब बेइज्जत होकर जाना? ठीक है, ठीक। तो ये चीज़ें जो है देखें। अच्छा, लेकिन ये जो है कि नून डिससेटिस्फाइड है, आप लोगों को फ़ायदा है, उनको फ़ायदा ही नहीं हो रहा। देखें, हम उनके इत्तेहादी जमाते हैं, ठीक है। माजी में 2008 में जब हमारी हुकूमत आई थी, आपको भी याद होगा, नून हमारी इत्तेहादी थी, लेकिन छोड़ के चली गई थी आपको। मैं उसी पे आ रहा हूँ। देखिए, उन्होंने कहा था कि शायद मईशत इतनी अच्छी नहीं है और ये नहीं चल सकी, और हमें हमारे इतिहास से चली गई थी। हम आज भी कह रहे हैं कि ठीक है, हम ये इल्ज़ाम इनकी तरह नहीं होंगे, हमारे माजी की हुकूमत इन्होंने दिए हमें, जो बहरान इन्होंने हमें दिए, हम ये नहीं कहेंगे हम उसको ठीक करेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि 30 साल का गंद है और हमें 10 साल लगेंगे साफ़ करने में, और ये पता नहीं क्या क्या कह रहे थे। हम कहते ठीक है, इन्होंने हमें जो चीज़ दिया है, जो पाकिस्तान तबाह बर्बाद में दिया है, उसको हम ठीक करेंगे। हम अब ये इनको एक हफ्ते में पता चल गया। लेकिन 2009 में इन्होंने आपके साथ दूसरी गेम खेली थी। ये इफ्तिखार चौधरी की कोर्ट को रेस्टोर करने के लिए इन्होंने मरी अकॉर्ड किया हुआ था, जब आसिफ अली जरदारी साहब चूंकि उसको नहीं वापस लाना चाह रहे थे इफ्तिखार चौधरी कोर्ट को, नोइंग फुली वेल कि इफ्तिखार चौधरी कोर्ट उनके खिलाफ इस्तेमाल होगी, तो उन्होंने ये फिर वहाँ से निकल गए, और उसके बाद फिर गवर्नर पंजाब की सलमान तासीर ने टेक ओवर कर लिया, और वो एक झगड़ा आप लोगों के आज नहीं है, नहीं फाइनेंशियल नहीं, वो शुरू में जो था, वो बाद में उसके बाद ये चीज़ें हुई हैं। हमारा एक तल्ख हकीकत रही है, लेकिन फेस उस वक्त आपकी पार्टी थी ना, PML के साथ हमारी एक फेस इनका देखें, तल्ख हमारी उनके साथ यादें हैं। हमारे माजी में हमारे वो हमारे साथ अपोजिशन में थे और संगीन अपोजिशन हमने की हैं, और उस चीज़ में फिर हम इत्तेहाद में देखें। पॉलिटिक्स में आप उस हद तक नहीं जाते कि आप एक किसी के साथ बैठ नहीं सकते। आप ये ऐसा कुछ नहीं कर, देखें ये इत्तेहादी जमातें जो आज हमारे साथ हैं, इनके साथ कल नहीं थी, 2008 में हमारे साथ थी। कुछ इत्तेहादी जमातें जो है वो 2013 में मियाँ साहब के साथ चली गई थी। तो ये चीज़ें जो है ना, ये छोटी छोटी थी ना। आप 2 बड़ी जमातें हैं, देखिए छोटी हो चाहे, देखें एक मेंबर भी काउंट करते हैं, 2 मेंबर भी काउंट करते हैं, हर मेंबर पार्लियामेंट में, नेशनल असम्बली में, सेनेट में काउंट करता है। जब आपके पास, अब देखें, अगर ये सियासी लोग होते, कौन? PTI वाले हमारे फारूक हबीब, ठीक है। आज देखें, बड़ी 1, 2, 4, 7, 10 जितने वोटों का भी फ़र्क है,
ये अगर आज पार्लियामेंट में होते, नेशनल असेंबली में अगर ये होते, तो आज ये एक जिम्मेवार अगर अपोजिशन का रोल प्ले करते तो हुकूमत को वो अलग, मेरी सवाल पर नहीं बात। देखिए, नून को एक क्राइसिस पंजाब में है, ये 24-25 लोग डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, हमजा कैसे अपनी पोजीशन बरकरार रखेंगे? उसके बाद एक उनके सामने ये चैलेंज है, इकोनॉमी का चैलेंज, IMF का चैलेंज, सऊदी अरब का चैलेंज, UAE का चैलेंज। देखिए चैलेंजेस, देखिए हुकूमत का काम है चैलेंजेस को फेस करना, हुकूमत फेस करेगी। अगर डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो डिस्क्वालीफिकेशन के बाद क्या मरहला है? बाई इलेक्शन है। आसान है? कौन नहीं आसान? तो 60 दिन में अगर दरमियान में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आ जाए पहले जो भी है, लेकिन बाई इलेक्शन तो हो सकते हैं ना। अच्छा, 20-25 आप कहते हैं, आप समझते हैं, आपने सियासत नहीं की ना। जब सियासत मैं तो नहीं हूं, तो आप अभी पूछ लेते हैं। हमारा काम है इलेक्शन, ये कहते हैं पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन हो, और आप कहते हैं 25 इलेक्शन। कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट से पूछते हैं, 25 का इलेक्शन। अब तो ये तो कहते हैं हमारे सीटों पर कुंडी साहब अहमियत नहीं देते, वो कहते हैं ये 25 लोग मुनर्रफ जो है पंजाब में, अगर ये डी सीट होंगे, वो तो होंगे डी सीट, वो कहते हैं इतना बड़ा क्राइसिस नहीं है, हमजा मैनेज कर लेगा इलेक्शन। आपका इस पर क्या रद्द अमल? नहीं, इलेक्शन कमिशन इलेक्शन करा दें, नहीं, वो 60 दिनों में क्या होगा? देखिए, इनकी तवज्जो किस बात पे थी? वाई दे वांट टू, ये गवर्नर क्यों हटाना चाहते थे? वोट ऑफ कॉन्फिडेंस बड़ा सीधा सीधा है, आइन ने प्रोवाइड किए हुए रेमेडी। ये बदमाशी के साथ और बड़ी चालाकी के साथ चाहते थे गवर्नर रिमूव हो जाए और गवर्नर उनकी मर्जी का आ जाए। यानी आप कहें कि मेजोरिटी के माइनॉरिटी के साथ, यानी 172 सीटों के साथ आपके पंजाब में हुकूमत करें। ये तो डूबने का मकाम है, जमहूरियत की नफी है। आप किस कैपेसिटी में कहेंगे कि आप बैठ के वोट परचेज करने के बाद क्या आप जब भी बैठे रहे? ये तो वैसे ही अगर देखा जाए तो जमहूरियत की नफी, यानी अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन गवर्नर उमर सरफराज चीमा को तो हटा दिया उन्होंने, और देखिए जी, मैं फिर हटा दिए, निकाल दिए। देखिए, मैं फिर करता चलूं, वो दैट इज नॉट इलीगल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। इट मेक्स नो डिफरेंस वेदर राइट और रॉन्ग। यानी आप 25 जी सीट हो जाती है। मैंने जो केस सुप्रीम कोर्ट के सामने लड़ा है ना, मैंने जो केस लड़ा है सुप्रीम कोर्ट, मैंने कहा ये वोट काउंट ही ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने मंडे तक केस ले गया, मंडे से ट्यूसडे हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट अगर ये बात होल्ड कर देती है कि ये वोट काउंट ही नहीं होंगे, फिर ये कहां ठहरेंगे? उसके बाद दे फॉल ऑन ग्राउंड। और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद मेजोरिटी अपना PTI के पास, और जो कि 5 सीटें जो है वो रिजर्व सीटें हैं, 5 सीटें रिजर्व। इन्हें तो वैसे ही डाल बोना फिट। इन्हें आज डॉक्टर क्या करना चाहिए? इन्हें जमहूरियत के बल्ले बल्ले करना चाहिए, बेनजीर भुट्टो से, जुल्फकार अली भुट्टो से सीखना चाहिए। इन्हें फौरी तौर पर बैठकर अपना वैसे ही इस्तीफा देकर छोड़ देना चाहिए। सवाल का जवाब मुझे नहीं मिल सका। कुंडी साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं जरा क्विकली अजहर से थे, मेरा सवाल डिफरेंट है। फारूक हबीब साहब, कुंडी साहब की एस्टिमेशन ये है कि अगर ये 25 लोग डी सीट हो भी जाते हैं तो पंजाब में हुकूमत मैनेज कर जाएगी, री इलेक्शन हो जाएंगे, बाई इलेक्शन। और आपका क्या है? ये 25 लोग री इलेक्ट होकर वापस आते नजर आ रहे हैं आपको? उन 60 दिनों में कुछ नहीं होगा पंजाब असेंबली में, हमजा शरीफ हुकूमत करते रहेंगे, क्या होगा? नहीं डॉक्टर साहब, अगर आप इजाजत दे दें, मैं इस चीज को खत्म कर देता हूँ। इलेक्शन का तो बाद का इशू है। जी, इशू है डी सीट होने के बाद मेजोरिटी खत्म होगी इनके पास। आप क्या, यानी क्या होना है? वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की बात आनी है। वो तो मैं वही पूछ रहा हूँ, वो तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस को सामने रखकर देखिए तो 172 के साथ गवर्नमेंट सस्टेन कैसे करेंगे? वो तो आएगा जो मेजोरिटी जिनके पास आएगी, उसका सेकंड स्टेज है। लेकिन गवर्नर तो है ही नहीं है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कौन मांगेगा? चले सर, चले हम लेट बी ऑन अ सेफर साइड। फारूक हबीब साहब, कॉन्फिडेंस का मूव, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मूव तो फिर भी फारूक हबीब साहब, जिन्होंने पंजाब में वोट कास्ट किए हैं, ये सारे जमीर फरोश हैं। आर्टिकल 63A की खुलेआम खिलाफवर्जी की है इन्होंने। इसके अलावा इससे ओपन एंड शट कोई केस मौजूद ही नहीं है कि बाप वजीर आजम बन गया, 20 अरकान को मुनर्रफ करा के कौमी असम्बली में, बेटा 25 अरकान के पंजाब असम्बली में वोट लेके वजीर आला बन गया। और ये इसी वजह से तो हम कह रहे हैं जाली हुकूमत है। इस हुकूमत के पास मैंडेट कोई नहीं, अखलाकी जवाज कोई नहीं, आईनी जवाज कोई नहीं, कानूनी जवाज कोई नहीं। ये तो बैठे हुए हैं ताकत के जोर के ऊपर और तमाम तर अपनी जो मशीनरी है, सरकारी मशीनरी, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तो इखलाकी पोजीशन दे रहे हैं। कुंडी साहब कह रहे हैं कि ये क्राइसिस मैनेज हो जाएगा। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, कुंडी साहब का सवाल, ये क्राइसिस कहना यह है कि हमजा इस क्राइसिस को मैनेज कर सकता है, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, ये हमजा, देखें, ये हमजा के मैनेज करने का कोई मामला नहीं है। मैं सादा सी बात आपको बता रहा हूं कि ये केस है हाँ या ना का। इलेक्शन कमीशन ने इतना जानना है कि वोट कास्ट किया है या नहीं किया। अगर वोट हमजा को कास्ट किया है, जो टीवी पे नजर आ रहा है, जिसकी गिनती हुई है, जिसके सर के ऊपर वो जाली वजीर आला का इलेक्शन हुआ है, वो फौरी तौर के ऊपर डी सीट होते हैं। बल्कि आज का भी इलेक्शन कमीशन का फैसला जो है वो आइन से मुतजाद है। 63A में अगर आप कोई और पार्टी ज्वाइन कर लें
जो इन्होंने टीवी इंटरव्यूज में ऐलानात अच्छा, किए। डी-सीट हो गए तो फिर क्या होगा? कुंडी साहब कहते हैं डी-सीट हो जाएंगे। कुंडी साहब वो भी डी-सीट नहीं है, आपने सुना नहीं है? कुंडी साहब का जब डी-सीट हो जाएंगे तो भी हुकूमत नहीं गिरेगी। जब सुन लेना गिर जाएगी। जब डी-सीट हो गए तो उनके पास हुकूमत करने का कोई जवाब बाकी नहीं रह जाता, उनके नंबर्स पूरे नहीं रह जाते। फिर मुझे आप बताएं कि जिस तरीके से अब गैर आईनी हुकूमत है, क्या आइंदा भी गैर आईनी हुकूमत रहेगी? ये तो जमहूरियत की नफी है। हम तो पहले कह रहे हैं कि पंजाब के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस मौजूद है। हाँ ठीक है, कुंडी साहब आपके जहन में क्या थिंकिंग है, कैसे होगा? मैं पीटीआई वालों की तरह रोना नहीं रहूंगा कि आप हुकूमत के एलाइज 2 बुलाते हैं और अपोजिशन का 1 बुलाते हैं। दूसरे तो कॉन्स्टिट्यूशनल जगह पर डिस्कशन। अजहर सदीक साहब ने तो बड़े अच्छा सवाल किया। अब ये मुझे सवाल का जवाब दें, क्या सवाल? जब मेरी हुकूमत होगी तो मैं गवर्नर अपोजिशन का बनाऊंगा? अपनी बनाऊंगा ना। हाँ, तो ये क्या उम्मीद रखते हैं कि हम अपोजिशन का गवर्नर बनाए? नहीं, अभी तक तो गवर्नर बन ही नहीं सका। देखिए अब बन जाएगा ना, 1-2 दिन में हल्फ ले लेगा तो आ जाएगा। कैसे कर लेगा? अब प्रेसिडेंट उसको फिर लटका देगा 15 दिन के लिए, जो हमने सुना है। जितने लटकाए, मैं कह रहा हूँ कि इनको इतनी लालच है हुकूमत की, ये कहते हैं हम लानत भेजते हैं हुकूमतों कुर्सियों पे। अब देखें कैसे चमटे हुए हैं। आज कहते हैं कि कौमी असम्बली बुरी है, कौमी असम्बली बुरी, हम इस्तीफे देते हैं, पंजाबी असम्बली अच्छी है। फिर इखलाकी पोजीशन ले ली, उन दोनों ने भी इखलाकी ली। मेरा सवाल टेक्निकल। अब वो कहते हैं कि अब इनकी बात सुने, इनके कहने पर जैली हुकूमत होगी। अब इन्होंने कहा कि जी वो कन्विक्टेड है। आपका वज़ीर-ए-आज़म कन्विक्टेड होकर यूएसए जाता है और वो एम्बेसडर घर रहता है। वज़ीर-ए-आज़म कन्विक्टेड होकर जी यूएसए की अदालत में कन्विक्टेड है। आप इंफॉर्मेशन अपनी ठीक नहीं, अदालत में कहाँ कन्विक्टेड है? नहीं, अदालत में नहीं कन्विक्टेड है, कोई आर्बिट्रेशन वगैरह में है। तो जो भी है ना, अदालत नहीं है वो। आप उसकी वो सीता वाइट केस की बात बिल्कुल कोई कोर्ट प्रोडक्ट नहीं है। वो मैं आपको फिर दिखाऊं। हमें तो बाबर रहमान साहब दिखाते थे, हम बाबर रहमान साहब गलत है, कोर्ट प्रोडक्ट नहीं है उस वक्त पत्नी गलत। अब तो इनके साथ नहीं, अमेरिकन कोर्ट प्रोडक्ट नहीं है वो, ऐसे कहते हैं आर्बिट्रेशन। अब ये इनको कहता है कि गैर आईनी है। इनका स्पीकर गैर आईनी काम करे, इनका डिप्टी स्पीकर गैर आईनी काम करे, इनका जो उस वक्त का वज़ीर-ए-आज़म है गैर आईनी काम करे, तो ये ठीक है? अजहर साहब मुझे बताएंगे वो जो गैर आईनी काम उन्होंने किया वो ठीक किया था? जब वो कहते हैं कि मैंने पढ़ा खत, ठीक है। अब ये बनना चाहते हैं भुट्टो, और वो भी स्पोर्ट्स के कोटा में, ठीक, क्रिकेट के कोटा में बनना चाहते हैं भुट्टो। वो नहीं हो सकता। स्पोर्ट्स के कोटे में आपको दाखिला यूनिवर्सिटी और कॉलेज में मिल सकता है, लेकिन सियासत में नहीं मिल सकता। ठीक है। अब ये कहते हैं कि मैं मतलब भुट्टो बन गया हूँ और ये खाते हैं और मेरे पीछे दुनिया लग गई है। भुट्टो को ऑन कर लिया उन्होंने। ठीक है। ये कहते थे ना भुट्टो किधर है, भुट्टो जिंदा है। आप कहते हैं किधर जिंदा है? भुट्टो का नजरिया जिंदा है, और आज इमरान खान मान रहा है कि भुट्टो का नजरिया जिंदा है और मैं भुट्टो बनना चाहता हूँ, लेकिन स्पोर्ट्स कोटे पे भुट्टो नहीं बन सकता वो। ठीक है। दूसरी बात देखिए, और दूसरी बात क्या, देखिए कोर्ट्स हैं। आज ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन का फैसला गलत है। क्या उन 20 अरकान ने, मेरा एक सवाल है, उन्होंने वोट कास्ट किया? पंजाब में किया नहीं, नेशनल असेंबली में। नेशनल असेंबली नहीं किया, तो फिर क्यों गलत है? आपका अपॉइंटी, हम पे हंसते थे ना। आपका अपॉइंटी जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, हमने नहीं अपॉइंट किया। किसी के कहने पे नहीं, उस वक्त क्या था ना, जब ये वजीरिस्तान में खड़ा होके कह रहा था इससे बेहतरीन दुनिया में पाकिस्तान में बंदे ही नहीं है। आज सबसे बुरा हो गया। कहा था? बिल्कुल, गवर्नर KP के और 2-3 और भी लोग खड़े थे। आपको मैं क्लिप भिजवा दूंगा, मुझे भिजवा दीजिए। और उसने कहा इससे, जैसे हमेशा कहता था जो IG और चीफ सेक्रेटरी, इससे बेहतरीन बंदा मुझे पाकिस्तान में, ब्रेक में ले लूंगा, ब्रेक, और इससे बेहतरीन कोई बंदा नहीं हो सकता। ब्रेक आज सबसे बुरा है। ब्रेक के बाद इस डिस्कशन को आगे भी बढ़ाते हैं और सवालों के जवाब लेने की भी कोशिश करते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। ये बड़ा शॉर्ट ड्यूरेशन का प्रोग्राम है, तेजी से चलते हैं। अजहर सदीक साहब, टेक्निकल लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल सवाल आपके पास लेके आ रहा हूं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो पंजाब के मुनर्रफ अरकान हैं उनका केस कब सुनना है, और कुंडी साहब का इस्तदलाल ये है, जो ब्रेक में बात हो रही थी, कि वो भी बड़ी देर तक हेयरिंग जारी रहेगी। फारूक हबीब साहब की बात से मुझे ऐसा लगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक आध दिन में फैसला करना पड़ेगा कि ये डिफेक्टर्स हैं और ये डिस्क्वालीफाई होते हैं। मैं नहीं कहा कि देर तक हेयरिंग, मैंने ये नहीं कहा, मैं कोर्ट ने फैसला करना है उससे करना है। ECP ने जो फैसला करना है। जी जल्दी। मैं सुप्रीम कोर्ट में यही तो मैंने मैटर लिया, मैंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग आपकी तरफ से यही पोजीशन रखी। आज भी मैंने ये रखा कि वह बुनियादी तौर पर वो टेक्निकल ग्राउंड्स पे खेल रहे हैं, बिना पार्टी डायरेक्शन नहीं मिली, शोकाज नहीं मिला। अल्टीमेट इफेक्ट ये है कि 25 लोगों ने डिफेक्ट कर दिया है, वो डिस्क्वालीफाई होते हैं। ये फ्राइडे को केस लगा है, फ्राइडे वाले दिन एक्सपेक्टेड है, जैसे आज 3 बजे तक डिसाइड कर दिया, रात 12 क्यों ना बजे, हम लोगों ने वहां से उठना नहीं है, रात 12 बजे तक डिसीजन आएगा और उसके बाद आगे सुन रहे हैं। आप जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस सुन रहे हैं ना, ऑलरेडी स्पीकर को उन्होंने एक्टिंग गवर्नर का चार्ज दे दिया हुआ, वो चार्ज उन्होंने ले लिया, फिर चार्ज 1 मिनट लगेगा, चार्ज फौरन लेंगे और उसके बाद वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का कह देंगे, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें फौरन, और आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस तो ले नहीं सकेंगे, वोट आपके पास है और आप यू आर गोइंग टू लूज दिस सीट। और उसके बाद अल्टीमेटली क्या होगा कि 5 दिनों के अंदर
सॉरी उसके बाद क्या होगा कि 5 सीटों पे इलेक्शन कमीशन जो रिजर्व सीटों पे कैंडिडेट अनाउंस कर देगी। जब वो कैंडिडेट अनाउंस कर देगी तो पीटीआई की और पीएमएल की अक्सरियत हो जाएगी ऑटोमेटिकली, और वहां पर अक्सरियत में तो जो आ जाएगा वो वजीर आला पंजाब होगा। यानी डाउट नहीं, आई डोंट थिंक सो एनी, यानी अभी फिलहाल फॉर द टाइम बिंग, यानी ऐसा नहीं है कि इसका हल मौजूद नहीं है। क्वेश्चन सारा फोकस है कि जुमे वाले दिन इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन क्या करेगा। मैं वक्त से पहले बताता हूँ आपको। अच्छा जरा कुंडी साहब का इस पे रद्द-ए-अमल ले लें। अच्छा कुंडी साहब इस पे आपका क्या रिएक्शन है जल्दी से? अजहर सदीक साहब मेरे ख्याल में पीएमएल क्यों कह रहे मैं वहां से वकील हूँ। हाँ वो तो होता है, अगर आप वकील अगर आप कत्ल करके भी चले जाओ वकील कहते हैं फिक्र ना करें मैं आपकी जमानत करा दूंगा। ठीक, तो देखें अच्छा उनका अपना उनकी राय है, हम उसका एहतराम कर रहे हैं। ठीक, जो फैसला आएगा तो उसके बाद हम कहते हैं इन कानून को जो भी फैसला आएगा हाँ उसके बाद इंशाल्लाह देखेंगे जो भी है। इन्होंने अभी तक स्केच बना दिया, आपका मतलब कोर्ट में चले जाएंगे? नहीं, इन्होंने एक स्केच बना दिया ना कि गवर्नर ऐसे करेंगे, हम ऐसे करेंगे, एक्टिंग गवर्नर ये करेंगे। अच्छी बात है, इनका अपना एक स्केच है। हमारे पास भी कोई काउंटर स्केच है, हमारे पास भी होगा इंशाल्लाह। जब वो काउंटर स्केच भी डाइवर्ज नहीं होगा वक्त आने पे आप हाँ वक्त आने पे बंदा अगर वक्त आने पे फैसला करे तो अच्छी बात है। अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि कुंडी साहब के जहन में ये है कि जब इलेक्शन कमीशन डिसीड कर भी दे जी तो वो फारूक हबीब साहब वो अदालत में चले जाएंगे, मामला लटकता रहेगा और हमजा शहबाज भी लटकते रहेंगे एज चीफ मिनिस्टर। देखें बात यह है कि ये कितना ब्लेटेंटली कॉन्स्टिट्यूशन की वायोलेशन करके बड़ा फख्र महसूस कर रहे हैं। और बुनियादी तौर के ऊपर इनका मसला यह है कि इन्होंने जो भुट्टो का नजरिया था वो तो आसिफ अली जरदारी ने दफन कर दिया। अब ये यूथ कोठे के ऊपर जो इन्होंने बिलावल भुट्टो को वजीर खारजा बना दिया है, आपने उठा लिया बेड़ा। जो जियाउल हक के जिसने जियाउल हक ने सुन लेना जिसने जियाउल हक ने इनको जो है वो फांसी लगाया था, उसी जियाउल हक के जो सियासी जानशीन है जिनकी चूसनी लेके वो सियासत में आए, अब उनके वजीर आजम के पीछे पीछे बिलावल बैग उठा के फिर रहे हैं वजीर खारजा बन के। जब ये अपनी सियासत के लेवल को इतना नीचे ले आए हो तो फिर इनसे हमें कुंडी साहब आना चाह रहे हैं, इसमें वो पसंद नहीं आई आपकी मामला सिर्फ सादा सा है। आपका ये बाजार में ये चूरन पुराना है। मामला सिर्फ सादा सा इतना है, मेरा दोस्त है फैसल इमरान खान तो 22-26 साल जद्दोजहद करके आए, जिसका सारा पता है डुअल नेशनल है। सुन ले और आप अदालतों में उसको लेके जा रहे थे और आपको पता है डुअल नेशनल है। नहीं मैं बता रहा हूँ वो फैसल वाडा का जो केस था वो हमारे दोस्त है भाई हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। वो आइन और कानून में था जो आप उसको 3 साल एमएनए का वोट दिलवाया, उन्होंने कितने साल बाद इस्तीफा दिया आपको कितने साल बाद पता चला? बेसिकली कुंडी साहब कह रहे हैं कि टेक्निकलिटीज का सहारा तो आपने दिया। आपका ये चूरन नहीं बिकेगा, कोई और चूरन बेचे बाजार में, ये चूरन नहीं बिकेगा, ये ब्लेटेंट वायलेशन है। आपका ये चूरन नहीं बिकेगा। अच्छा बात यह है, अब ये बताएं कि जो बंदा 25 साल ये कह रहे थे सादा सी बात यह है कि जमीर फरोशियां हुई हैं, प्लस सिंध हाउस में वोट खरीदे गए। को सलाम पेश करता हूं। नहीं मुझे बताएं ना, चले जो कहा था चले कुंडी साहब छोड़े ना, बड़ा डाकू है उसके साथ में कुंडी साहब ये बताएंगे नूर आलम क्या पीटीआई बात मुकम्मल करें, वक्त खत्म है। नूर आलम साहब नूर आलम पीटीआई में, राजा रियाज पीटीआई में क्या बात करते हैं कुंडी साहब? आप खुल के कहें कि वो आप लोगों के साथ हैं, जुर्रत करें। ये जो 20 लोग हैं इनमें अगर जरूरत है पीटीआई में उन्होंने हक की बात की है, जब वो हक की बात करते हैं तो आपका लीडर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीटीआई में नहीं है, इनका लीडर ये कोई पीटीआई में नहीं है, रिपोर्टर्स नहीं बिठाते पीटीआई में कोई लोटा कोई जमीन फरोश असेंबली में खड़े होते थे, हाँ ये पार्लिमानी पार्टी में खड़े होते थे, सवाल करते थे तो कहता है क्यों कर? ये पीडीएम में जरूर है। नहीं वो पीटीआई के मेंबर हैं, उन्होंने हमें वोट नहीं किया। पीडीएम में जरूर है। वो आपके खान से सवाल करते थे कि महंगाई क्यों हो गई है, लोड शेडिंग क्यों हो गई है, डॉलर रेट क्यों चढ़ गया है, आप क्यों यू टर्न लेने? ये जो याद सादिक ने जो सर्कस लगाया था उसमें वोट डाला नहीं था उन्होंने। आप बताएं, आप लोगों के अपने बयान में 11 नंबर परचेज किए थे, वो किधर गए? वो जमीर की आवाज थी, वो जमीर की आवाज थी। नहीं पार्लियामानी पार्टियों की मीटिंग नहीं की तो आपने केस कर लेना था उस वक्त। शौक में 11 आप लोगों ने नहीं किया तो वो जमीर की आवाज थी। आप लोगों ने शौक पूरा कर लेना था। हम तो आपको कहते रहे हैं कि ओपन एंड ट्रेस पर बैलेट कर लें, आप ओपन एंड ट्रेस पर बैलेट नहीं किया। इलेक्शन नहीं हमें आपके जज्बात का बिल्कुल एहसास नहीं है। इलेक्शन होगा, इलेक्शन कह रहे हैं कि फौरी इंतखाबात में चलते हैं, हमें भी एहसास है, हमें भी एहसास है, मैदान लगाते हैं। आप नहीं इंतखाबात हमारी मर्जी से होंगे, आपकी मर्जी से नहीं होंगे। वक्त हमारा बिल्कुल खत्म हो गया। मैदान हुआ नीलाम घर में क्या मैदान हुआ? वक्त हमारा खत्म हो गया। फारूक हबीब साहब का, इसी तरह अजहर सदीक साहब का कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। पल्स तो यही है, सेंस यही है कि एक डिफरेंट हमें सियासत नजर आ रही है, एक तरफ PMLN की, एक तरफ पीपल्स पार्टी की, लेकिन कुंडी साहब को पूरा एहतमाम
एतमाद है कि ये सिस्टम कोलैप्स नहीं करेगा और नून पीछे नहीं हटेगी और इलेक्शन अभी फौरी तौर पर नहीं होंगे, असम्बलियाँ नहीं टूटेंगी। देखिए क्या होता है। आज इतना ही, फिर मुलाकात होगी।